हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में। तो इससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस मेनली किया था सब स्ट्रक्चर के बारे में, वैसे कंपोनेंट्स जो कि प्लिंथ लेवल के नीचे होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग के वैसे कंपोनेंट जो कि प्लिंथ बीम के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया था कि वैसे कंपोनेंट है जो कि प्लिंथ बीम के ऊपर है। तो मेनली जो आपके जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर में लोड बेयर करने के लिए जो जो कंपोनेंट होते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है स्लैब। इट इज थिक कंक्रीट लेयर यूज्ड फॉर फ्लोर और रूफ इन कॉल्ड स्लैब। तो कंक्रीट का बना हुआ, मतलब कि सीमेंट एंड एग्रीगेट का बना हुआ कोई थिक लेयर होता है, और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए रूफ और फ्लोर, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैब। ठीक है, तो मेनली जो आपका जो भी बिल्डिंग पर लोड आता है वो स्लैब के थ्रू ही आता है। मतलब अगर लाइव लोड है, कोई ह्यूमन वहां से मूव कर रहा है, कोई मशीन है, या फिर कोई हम लोगों ने फर्नीचर रखा हुआ है बिल्डिंग में, वो सारा लोड पहले आपके स्लैब पर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीम। दीज आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स मेड ऑफ reinforced cement concrete attached with the slab. It transfer load from slab to column. ठीक है, तो स्लैब के जो है कॉर्नर में या साइड्स में जो आपका reinforced सीमेंट कंक्रीट का प्रोवाइड करते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल मेंबर जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बीम। तो स्लैब के चारों तरफ ये जो एजेस पर आपके जो हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किए गए हैं उसको हम लोग बोलेंगे बीम। ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बना होता है और ये स्लैब से अटैच होता है। तो जो भी आपका लोड आया तो वो लोड यहाँ से स्लैब के थ्रू यहाँ ट्रांसफर होगा बीम पे। नेक्स्ट है कॉलम। वर्टिकल आरसीसी मेंबर, मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मेंबर कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ द बीम टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू फाउंडेशन इज कॉल्ड कॉलम। तो जो भी यहाँ वर्टिकल मेंबर है जिसका जो कि कनेक्टेड है बीम से, ये सारे वर्टिकल मेंबर्स जो बीम से कनेक्टेड है, तो वो जो भी लोड आता है बीम पे, वो बीम से वो ट्रांसफर होता है कॉलम में, और कॉलम से वो जाता है डायरेक्टली फाउंडेशन में। ठीक है, तो हम लोग कोई भी यहाँ पे पर्सन खड़ा है, तो या फिर कोई आपका फर्नीचर है, जो भी लोड आ रहा है वो स्लैब के थ्रू जाएगा बीम में, बीम से जाएगा कॉलम में, कॉलम से जाएगा आपके फाउंडेशन में। नेक्स्ट है वॉल। वॉल आर द फ्लैट वर्टिकल कंपोनेंट मेंबर्स constructed by joining bricks with the help of mortar. It is used to cover the space in building for safety, comfort and privacy. तो बिल्डिंग में आपके जो हम लोगों ने स्पेस प्रोवाइड किया गया है रहने के लिए या फिर कोई और पर्पज के लिए, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग एक फ्लैट वर्टिकल मेंबर का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं वॉल। वॉल जो होता है ब्रिक से बनता है, ब्रिक के हम लोग मोटार्स की हेल्प से उसको ज्वाइन करते हैं और उसके कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मेनली पर्पज होता है वॉल का कि हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना और प्राइवेसी प्रोवाइड करना। उसके अलावा एक और मेंबर होता है जिसको बोलते हैं मेजानाइन। इट इज ए प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड बिलो द रूफ लेवल इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये मेजरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में बनाया जाता है, मतलब कि रूफ लेवल के नीचे का जो है, मतलब मीडियम हाइट पे कोई आपका इस तरह का स्लैब प्रोवाइड किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे मेजानाइन। तो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है। वैसे हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जो कंपोनेंट्स आते हैं वो है, फर्स्ट है छज्जा। छज्जा इज द प्रोजेक्टिंग और ओवर हैंगिंग ईव्स ऑफ और कवर ऑफ ए रूफ यूजुअली सपोर्टेड ऑन लार्ज कार्व्ड ब्रैकेट फाउंड इन इंडियन आर्किटेक्चर। जो छज्जा है वो आपके इंडियन आर्किटेक्चर में ही मेनली दिखाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको छज्जा ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। तो आपके रूफ लेवल जो है, रूफ है, रूफ का अगर कुछ पार्ट एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड उसके बिल्डिंग के एरिया से, इंक्लोजर से, तो हम उसको बोलते हैं छज्जा। या फिर यहाँ पे कोई भी प्लिंथ बीम भी है, प्लिंथ बीम को भी अगर हम लोग आगे की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग छज्जा। नेक्स्ट है पोर्च। पोर्च इज ए कवर्ड शेल्टर प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ ए हाउस और बिल्डिंग इन जनरल। द स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नल टू द वॉल of the building, but it may be enclosed in certain types of frames including wall or column or skin extending from the main structure. तो मेन स्ट्रक्चर से एक्सटेंड करता हुआ अगर कोई हम लोग शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उसको सपोर्ट करने के लिए कोई कॉलम प्रोवाइड किया गया है, उसको हम लोग चाहे तो उसको किसी
पैरापेट वॉल से इसको कवर कर सकते हैं या फिर खुला छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग पोर्च। ये मेनली मतलब व्हीकल पार्किंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ये मेनली आपके एंट्रेंस पे ही होता है। नेक्स्ट है बरंदा। A veranda is a roofed platform along with the outside of a house. Its level with ground floor and often extend across both the front and side of the structure. It can be partly enclosed by railing. तो वरंदा जो है बिल्डिंग का ही पार्ट होता है, वो बिल्डिंग के बाहर की तरफ एक्सटेंड नहीं किया जाता और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। तो ये जरूरी नहीं है वरंदा आपका फ्रंट में ही हो, ये आपका साइड में या पीछे भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है। Next है balcony. A balcony is a platform on the outside of a building enclosed by wall of baluster supported by column or console bracket. The platform is projecting from wall of building usually above the ground floor. तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर कोई भी हम लोग स्लैब आगे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग किसी एक्सटर्नल वॉल के थ्रू या फिर बालुस्टर के थ्रू हम लोग इसको कवर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बालकोनी। ठीक है, लेकिन ये आप ग्राउंड फ्लोर से अब रहेगा तो बोलेंगे बालकोनी। नेक्स्ट है लिंटेल बीम। दिस थिन बीम टू कवर डोर एंड विंडो ओपनिंग। तो जैसे कि आपके यहाँ पे हम लोगों ने जब वॉल बनाते हैं, वॉल बनाने के टाइम में हम लोग ये एक ओपनिंग ओपन छोड़ देते हैं विंडो के लिए या डोर के लिए। तो अगर हम लोग को विंडो के ऊपर ब्रिक प्रोवाइड करनी है तो उसको ये सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इस सपोर्ट के लिए हम लोग एक बीम यहाँ पे कास्ट करते हैं विंडो ओपनिंग या डोर ओपनिंग के जस्ट ऊपर। तो इस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं लिंटल बीम। ठीक है। पैरापेट वॉल, इट इज द शॉर्ट हाइट वॉल प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ रूफ और बालकोनी फॉर सेफ्टी पर्पस। तो सेफ्टी के लिए कि आप कहीं यहाँ पे अगर रूफ पे हैं या फिर बालकोनी में हैं तो आप कोई भी आपका सामान गिर ना जाए या फिर कोई पर्सन गिर ना जाए, इसलिए सेफ्टी पर्पज से हम लोग यहाँ पे एक वॉल बनाते हैं। तो इस वॉल को बोलते हैं हम लोग पैरापेट वॉल। ठीक है, ये छत पे भी हो सकता है या बालकोनी भी हो सकता है। कोपिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द कंपाउंड वॉल, पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल। इट इज टू प्रिवेंट द सीपेज ऑफ वाटर इनटू वॉल ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। The water on coping drains by providing slope. Coping on wall also give a good aesthetic appearance of the building. तो आपके जो बाउंड्री वॉल होते हैं या फिर पैरापेट वॉल होते हैं, तो वॉल के ऊपर हम लोग एक इंक्लाइन शेप का मतलब मोटर से बनाते हैं हम लोग, जिसका पर्पस ये होता है कि जब रेन आए तो रेन का जो वाटर हो वो इजीली ड्रेन हो जाए। अगर यहाँ पे जमा होगा तो वो जाके धीरे धीरे शिफ्ट करेगा वॉल में और वॉल के थ्रू वो बिल्डिंग में पेंटेड कर सकता है। इसलिए हम लोग इस तरह ऊपर एक सीमेंट का ही एक स्लोप सरफेस बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोपिंग। ये आपके पैरापेट वॉल में हो सकता है या फिर बाउंड्री वॉल जब प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रूफ। रूफ हम सबको जानते हैं, इट इज द टॉप मोस्ट कवर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के सबसे ऊपर का जो कवर होगा वो कहलाता है रूफ। फिनिशेस, बिल्डिंग फिनिशेस होता है मतलब कि बिल्डिंग बन जाने के बाद जो मेजर आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, जैसे कि आपके बीम, स्लैब, कॉलम, वॉल, ये सब बनने के बाद बिल्डिंग को एक अच्छा लुक के लिए, अच्छा कंफर्ट और सेफ्टी के लिए हम लोग एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग फिनिशेस। जैसे हो गया प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग की वैसे जरूरत तो नहीं है, पर आपको बिल्डिंग को सेफ्टी के लिए मतलब रेन से बचाने के लिए या फिर लुक वाइज अच्छा दिखने के लिए, अपीयरेंस में अच्छा दिखने के लिए प्लास्टरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, टाइल्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये सारी चीजें कहलाती है बिल्डिंग फिनिशेस। उसके अलावा सीलिंग में भी प्लास्टरिंग करते हैं हम लोग। तो बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट टाइप के फिनिश वर्क आते हैं जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि आपके बिल्डिंग को थोड़ा और लग्जरी बनाया जाए तो उसमें आपके फिनिशेस का अमाउंट या जो खर्च है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग सर्विसेज। एक्स्ट्रा apparatus सेटअप इन बिल्डिंग पर प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटी आर कॉल्ड बिल्डिंग सर्विसेज। तो बिल्डिंग के जो मेन फंक्शन है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना, तो उसके बाद अगर मतलब आप बिल्डिंग में आप रह रहे हैं तो उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा apparatus आप प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग सर्विसेज। तो इसमें आता है वाटर में आपका आ गया
वाटर सप्लाई करने के लिए आपको पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं, टैप इस्तेमाल करते हैं, वाटर टैंक हो गया, या फिर वाटर ड्रेनेज करने के लिए जो वेस्ट वाटर है उसको ड्रेन करने के लिए हम लोग जो पाइपलाइन बिछाते हैं वो भी बिल्डिंग सर्विसेज में ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो डक्ट्स छोड़ते हैं स्लैब में या फिर वॉल में, तो उसको सारी चीज़ें आपके सर्विसेज में आएंगी। अदर फैसिलिटी है, जैसे कि आप चाहते हैं कि बिल्डिंग में आपका फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आप एंटी थेफ्ट सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज बिल्डिंग सर्विसेज में आएंगी। नेक्स्ट है डोर। ओपनिंग इन द वॉल फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट इन कवर्ड स्पेस इज कॉल्ड डोर। तो बिल्डिंग को जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए वॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस स्पेस में एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए जो ओपन एरिया छोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोर। डोर भी बहुत तरह के होते हैं, आगे जब मैं बताऊंगा सिंबल ऑफ डोर्स उसमें आपको डिस्कस करूंगा कितने तरह के डोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो। ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वॉल फॉर एंट्रेंस ऑफ लाइट एंड एयर इन द विंडो बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में आपको जो लिवेबल स्पेस है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, तो वहाँ पे आपका लाइट एयर सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं विंडो। वेंटिलेटर है। ओपनिंग एट सीलिंग लेवल फॉर एग्जॉस्ट फॉर हॉट एयर। तो किसी बिल्डिंग में आपके यहाँ पे लिवेबल स्पेस जो है, तो उसमें जो होता है कि आपका एयर है जो हॉट होगा गर्मी की वजह से, तो गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाके सीलिंग पे वो ट्रैप हो सकती है। ट्रैप होगी तो आपका बिल्डिंग के या रूम के अंदर जो एयर का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग करते ये हैं कि बिल्डिंग के ऊपर के प्लेस पर, लोकेशन पे हम लोग एक तरह का ओपनिंग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो हॉट एयर है बाहर निकल सकता है। बाहर निकलेगा हॉट एयर तो अंदर की तरफ विंडो और डोर से कूल एयर एंटर कर सकता है। तो इस तरह से बिल्डिंग में एक तरह से एयर का सर्कुलेशन बना रहता है। तो इसी बेनिफिट के लिए हम लोग वेंटिलेटर का प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको हॉट एयर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें हम लोग ये पावर्ड एग्जॉस्ट फैन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग हॉट एयर को बाहर की तरफ रिलीज कर सके। नेक्स्ट है सनसेट। एक्स्ट्रा प्रोजेक्टेड लिंटल बीम ऑन डोर और विंडो टू प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ रेन एंड सन इन बिल्डिंग। तो विंडो में आपको जो खिड़की है, खिड़की के पास जो सामने है लिंटल बीम को हम लोग आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जो सन का रेज है सन का रेज की वजह से जो भी आपका धूप आ रहा है वो बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट ना करे, या फिर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से भी आपका रेन वाटर अंदर की तरफ इंटर ना करे। इसके लिए जो हम लोग शेड प्रोवाइड करते हैं, जो लिटिल बीम का एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सनशेड। ओके, तो अब है कि वैसे कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लोग सर्कुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बिल्डिंग के एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूवमेंट करने के लिए। तो एक स्पेस होता है कॉरिडोर। इट इज अ स्पेस प्रोवाइडेड टू कनेक्ट डिफरेंट रूम्स ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सेम फ्लोर। तो कोशिश किया जाता है कि हम लोग कॉरिडोर के लिए कम से कम एरिया एलोकेट करें, क्योंकि कॉरिडोर का जो एरिया होता है वो आपका एक वेस्टेज एरिया ही है, उसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बस मूवमेंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्डिंग का जो हम लोग प्लानिंग करते समय ये ध्यान देना पड़ता है कि जो रूम का जो अरेंजमेंट हो इस तरह हो कि आपका जो कॉरिडोर का एरिया जो हो मिनिमम हो। तो फिर भी अगर आपका रिक्वायरमेंट में अगर आपको कोई बिल्डिंग आपका कोई लेंथ वाइज आपका लंबा है, तो उसमें आपको मूवमेंट करने के लिए एक कॉरिडोर की जरूरत पड़ती ही है। तो कॉरिडोर एक स्पेस होता है जिसके जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रूम में एंट्रेंस के लिए, आपके सर्कुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेयरकेस। दिस इज द सीरीज ऑफ स्टेप प्रोवाइडेड टू कनेक्ट टू डिफरेंट फ्लोर्स। तो एक बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट फ्लोर है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं। स्टेयरकेस होता है वो सीरीज ऑफ स्टेप होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो एक ही टाइप के स्टेप्स को ये सीरीज होता है, ठीक है। ये स्टेप्स है, तो ये पूरा कहलाएगा हम लोग का स्टेयरकेस। तो इसी स्टेप में आपका जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, जहाँ लेग स्पेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। और एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में जो हाइट होता है उसको बोलते हैं राइजर या राइज।
इसको हम लोग गोइंग भी बोलते हैं, ट्रेड को गोइंग भी बोलते हैं, और राइजर को राइज भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको बिल्डिंग डिजाइन करते समय ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो बिल्डिंग स्टेयरकेस का जो स्पेस है कितना रिक्वायर्ड है उसको निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ये राइजर और ट्रेड की। उसके अलावा इस स्टेयरकेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हो गया ये पोस्ट हो गया, हैंड रेल्स हो गया, ये बैरिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा जो आपके ट्रेड है या गोइंग है उसका एक्सटेंड मतलब एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोजिंग। ठीक है, और जो ये एक स्लोप से हम लोग राइज करते हैं एक फ्लोर से, जब हम लोग अपना लेवल बढ़ाते हैं तो इस तरह के सीरीज ऑफ स्टेप को हम लोग बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वो कहलाएगा फ्लाइट, जो जहाँ से हम लोग लेवल को अपना इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टेप चढ़ने के बाद हम लोग एक लेवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स कहलाएगा फ्लाइट, जहाँ पे आपका लेवल प्लेटफॉर्म है उसको बोलेंगे लैंडिंग। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको जब बिल्डिंग में हम लोग प्रोविजन करेंगे कि आपका कहाँ पे आपका स्टेयरकेस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिफ्ट। it is a electrically operated cart which establish connectivity among different floor by its vertical movement inside the building। तो अगर आपका बिल्डिंग में 4 से ज़्यादा फ्लोर्स हैं तो आपको चढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है किसी भी पर्सन को 4 से 5 फ्लोर तक। तो उस केसेस में हम लोग कम स्पेस में लिफ्ट का प्रोविजन करते हैं। तो लिफ्ट में होता है क्या है, ये एक तरह से एक कार्ट होता है, एक व्हीकल होता है जो वर्टिकल मूवमेंट करता है, जिसमें व्हील्स लगे होते हैं साइड्स में, जो कि एक फिक्स्ड रेल के अलॉन्ग वो मूवमेंट करता है, और उसमें ही केबल्स के थ्रू उसमें एक काउंटर वेट भी लगा होता है, जिसके जिसके थ्रू ये इसका वेट बैलेंस किया जाता है और उसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है और वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक मूव करता है। ये हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग दोनों में दे सकते हैं, जिसका हाइट मतलब जिसका लेवल जो है 4 फ्लोर या 5 फ्लोर से ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट है एक्सलेटर। Escalator, it is an electrically operated moving series of steps moving mainly provided in public building to connect different floors। तो बहुत सारे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल या फिर कोई किसी तरह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें हम लोग मतलब आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने में ज़्यादा आपको मेहनत न करनी पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप मूविंग स्टेप्स को प्रोवाइड करते हैं। तो मूविंग स्टेप्स क्या है कि यहाँ पे जो स्टेप है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है, वो कंटिन्यूअसली। तो वो ये भी एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है जिसके थ्रू हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल को हम लोग ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। तो क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला आता है आपका प्लिंथ। प्लिंथ हाइट हम लोग 30 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्सी। किसी बिल्डिंग का कुर्सी कितना रखना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बिल्डिंग के आसपास जो है जो रेन वाटर का जो लेवल वो मैक्सिमम कितना रहता है। अगर आपकी बिल्डिंग के बाहर रेन वाटर का जो रेन वाटर जहाँ जमा होता है अगर उसकी हाइट आपकी ज़्यादा है तो आपको जो प्लिंथ हाइट है उसको ज़्यादा रखनी पड़ती है, ताकि जो रेन वाटर है वो बिल्डिंग में इंटर नहीं कर सके। नेक्स्ट है वॉल थिकनेस, पार्टीशन वॉल, लोड बेयरिंग वॉल। तो वॉल थिकनेस हम लोग मैक्सिमम रखते हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ब्रिक साइज पर। तो मेन लोड बियरिंग वॉल जो होता है वो 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर का होता है, जो जिसको लोड बियर करना होता है। उसके अलावा जो घर के अंदर का जो वॉल है, मतलब कि जिसका सिर्फ पर्पस है कि आपको एक रूम को सेपरेट करना है दो रूम को, उसके लिए हम लोग थिन वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है लिंटर। लिंटर का थिकनेस 15 सेंटीमीटर होता है, ले सकते हैं हम लोग। छज्जा प्रोजेक्शन 30 to 90 सेंटीमीटर कर सकते हैं, लेकिन जितना हम लोग ज़्यादा करेंगे प्रोजेक्शन तो उतना ही आपको उसका थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्लैब थिकनेस, वो 0.1 मीटर टू 0.15 मीटर होता है, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर होता है। पैरापेट वॉल
10 सेंटीमीटर का ले सकते हैं हम लोग, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है इसमें। पैरापेट हाइट जो है 1 मीटर मैक्सिमम रख सकते हैं। डोर हाइट विड्थ जो है वो डिपेंड करता है डोर का विड्थ कि आपका रूम के पर्पस क्या है। अगर नॉर्मल बिल्डिंग का रूम है, मतलब कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें आप कम रख सकते हैं, 0.9 या 1 मीटर रख सकते हैं। अगर आपका किचन है, बाथरूम है, उसमें हम लोग कम विड्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट है डोर हाइट है, वो भी हम लोग 1.8 टू 2.1 रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सील हाइट है, जो कि खिड़की का बेस का हाइट होता है, विंडो का बेस का हाइट होता है, वो 0.07 से लेकर 0.1 मीटर तक रखा जा सकता है। लिंटेल हाइट है, लिंटेल हाइट मतलब कि आपका खिड़की का ओपनिंग कितना तक रखना है, तो आप 2 मीटर फ्रॉम फ्लोर लेवल तक रख सकते हैं। कॉलम साइज है, कॉलम साइज जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका बिल्डिंग पर लोड कितना आ रहा है, कितने स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन की जाती है। लेकिन नॉर्मल जो आपका स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के लिए, ये आपका डायमेंशन है, मतलब 22 इंटू 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर में 20 सेंटीमीटर डाया का। नेक्स्ट है कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग 1 इंटू 1 मीटर का जनरली रखा जाता है, मतलब कि पर अगर आपका ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग है तो उसको आपको इसके लिए डिजाइन करनी पड़ेगी। उसका डिजाइन आपको आगे के सेमेस्टर में डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ना है। डेप्थ ऑफ बीम जो है 30-45 सेंटीमीटर के रेंज में रखा जा सकता है। स्टेप्स जो है वो डिपेंड करता है कि आपका हाइट कितना है सीलिंग का, मतलब कि फ्लोर से सीलिंग का हाइट कितना है। तो नंबर ऑफ राइजर जो है, कितना आपके राइज होगा, वो डिपेंड करता है। आप निकाल सकते हैं हाइट ऑफ सीलिंग प्लस स्लैब थिकनेस डिवाइडेड बाय राइजर हाइट। और टोटल हाइट कितना है पूरे फ्लोर का, और एक स्टेप का कितना हाइट है, वो आपसे डिवाइड करेंगे तो आप नंबर ऑफ राइजर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है राइजर हाइट 15 to 20 सेंटीमीटर रखा जाता है, इतना हो कि ताकि आप कंफर्टेबली एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जा सके, मूव कर सके। नेक्स्ट है आपका ट्रेड विड्थ 25 to 35 सेंटीमीटर रखा जा सकता है, वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए जो स्टेयरकेस का जो रूम है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विड्थ ऑफ स्टेप्स वो मिनिमम 1 मीटर हम लोग रख सकते हैं विड्थ, या फिर इसको कम भी किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब भी आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगा या फिर कमर्शियल बिल्डिंग होगा, उसमें हम लोग ज़्यादा ही रखते हैं ताकि आपको एक साथ बहुत सारे लोग स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकें। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको अगर जब डिजाइन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी बिल्डिंग में जो डोर का साइज कितना रखना है, विंडो का साइज कितना रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको अंदाजा होना चाहिए, इसलिए ये आपके लिए टास्क है, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क एट होम है, कि आप अपने घर के जो है डायमेंशन खुद मेजर कीजिए और खुद ये जज कीजिए कि आपके जो घर में जो डायमेंशंस है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, मतलब आपको सुटेबल लगते हैं या नहीं। तो आप अपने घर के डायमेंशन ऑफ डोर्स, विंडो, प्लिंथ हाइट, फ्लोर हाइट, स्टेयरकेस, ट्रेड, राइजर, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, साइज ऑफ रूम, एक बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये खुद से निकालिए। तो आपके पास घर पे स्केल होगा तो स्केल के इस्तेमाल करके आप मेजर कर सकते हैं। तो ये ट्राई कीजिए घर पे। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको एक तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आपका घर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसका डायमेंशन क्या है। आप उसका प्लानिंग करते समय आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कि आप घर के आसपास जो भी बिल्डिंग्स है, एक्चुअली जो बिल्डिंग्स होते हैं उसको डिजाइन करने का कुछ इस तरह का फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको इस तरह डिजाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप में इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ये अपनी क्रिएटिविटी से आप देख सकते हैं कि कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है। तो आपको आउटर अपीयरेंस के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आसपास की बिल्डिंग को ऑब्जर्व करनी है। आप ऑब्जर्व कीजिए जो ये बिल्डिंग्स है और उसमें देखिए कौन कौन से कंपोनेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जो आप इंसर्ट करेंगे तो आपका बिल्डिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा, आपको अच्छा से अच्छा ब्यूटीफुल बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, ये सब घर पर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस और सिंबल्स के बारे में, जो कि ड्राइंग में हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो ड्राइंग का साइंस और सिंबल हम लोग सीख लेंगे, तो हम लोग चलेंगे बिल्डिंग प्लानिंग पे और बिल्डिंग ड्राइंग्स पे। ओके, थैंक यू।